मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मैं पुनः आप लोगों के सेवा में वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैंने पाठचर्या के चरण के बारे में आप लोगों को बहुत ही विस्तार से वीडियो में बताया हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट कोर्स 8 में, और इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी से संघर्ष करते हुए आप लोग लगातार वीडियो को सुन रहे हैं, उसमें मुख्य चीज़ें नोट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज पाठचर्या विकास के आधार क्या है, पाठचर्या के विकास में कौन कौन से आधार हो सकते हैं, उस टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कभी भी उसके आधार की जब हम बात करते हैं तो पहले तो पाठचर्या विकास में जो निम्नलिखित 4 प्रकार के आधार हैं, 4 आधार जो हैं, उसमें मैंने पहले बात किया कि दार्शनिक आधार क्या है। दर्शन और दार्शनिक आधार में अगर मैं पाठचर्या निर्माण का एक मुख्य आधार है, वह है दर्शन। मुख्य आधार एक है दर्शन। पाठचर्या का जो निर्माण होता है, अगर पाठचर्या के निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह किया जाता है। पाठचर्या का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब मैंने दार्शनिक आधार की बातें करते हैं तो इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण की जो समस्या वह एक दार्शनिक समस्या है, इसको हम मानते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की जो आधार है दार्शनिक आधार, पाठ्यक्रम निर्माण की एक ये समस्या है, दार्शनिक समस्या है, जिसे विभिन्न दार्शनिक विचारों के अनुसार पाठचर्या की हम बातें करते हैं तो विभिन्न रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो दार्शनिक आधार में मैंने इसमें जो विभिन्न रूप निर्धारित किया गया है कि क्या, जैसे कभी कभी देखिए कि प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठचर्या क्या है, आदर्शवादियों के अनुसार पाठचर्या क्या है, प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। मतलब कि इसमें भी कहीं न कहीं अंतर देखने को मिलता है। तो आज मैंने पाठचर्या के अंतर्गत दार्शनिक आधार में प्रकृतिवाद की बात करते हैं। जब मैं प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद रूसो ने अपने पाठ्यक्रम में जो बालकीय शिक्षा की बात कही है, कि पाठ्यक्रम के विचारों को छात्र के ऊपर न थोपे। रूसो ने कहा जो पाठ्यक्रम है उस पर बालक को पाठ्यक्रम के माध्यम से न सिखाए। रूसो ने कहा है
पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं, अनुशासन है, पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार बालक को सिखा रहे हैं तो वो गलत शिक्षा को बताता है कि गलत। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम किसी चीज़ को सीखने के लिए बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अगर स्वतंत्रता में बालक स्वतंत्र रूप में जो कार्य करता है वह उसके लिए अस्थायी होता है और अधिक दिनों तक टिकाऊ भी रहता है और वह कार्य को वह अच्छी तरीक़ा से सीख लेता है। तो रूसो को पाठ्यक्रम तो इस तरह है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ो। रूसो ने कहा उसको कोई चीज़ को पढ़ाने के लिए विवश मत करिए, किसी पाठचर्या को पढ़ने के लिए विवश मत करिए, दबाव मत डालिए। अगर प्रकृति के साथ बालक स्वतंत्र रूप से खेल रहा है, खेलने दीजिए। अगर बार बार उसे, मैंने जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि छोटी बालक को किसी खुले कमरे में जाने के लिए बोल दीजिए, उसी में उसको बैठने के लिए छोड़ दीजिए, तो उस बालक को आप कहेंगे कि खिड़की बंद कर दो, ठंड लगेगी, तो बालक खिड़की को बंद करने नहीं जाएगा, कहने पर नहीं जाएगा। तो वही प्रकृतिवाद रूसो ने कहता है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अगर प्रकृति के साथ वह छेड़छाड़ करेगा तो उसे प्रकृति स्वयं दंड देगी। वही पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत आया कि जब उसके ठंड लगने लगा तो इसे महसूस हुआ बालक को कि एक खिड़की या दरवाजे खुले हैं, इसलिए मुझे ठंड लग रही है और ठंड के द्वारा मुझे जुकाम खांसी हो गया है। तो कहा ना कि जब उसको बार बार कहो कोई चीज़ बालक नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रकृति उसे स्वयं दंड दे देगी तो वह कार्य को करने के लिए वह विवश हो जाता है। तब प्रकृतिवाद रूसो का पाठ्यक्रम इस तरीका। एक चीज़ उन्होंने और रखा, उदाहरण दिया कि अगर कोई जलती हुई अंगीठी है, अब बालक को वहाँ दौड़ कर छोटा बालक जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसको बार बार उसकी माँ, उसके परिवार के सदस्य हटाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं हटता है, बार बार उसको लव को छूने जाता है। तब प्रकृतिवाद रूसो ने कहा कि बालक को स्वतंत्र छोड़ो ना, एक बार उस लव को टच कर लेने दीजिए, तब उसको वह सीख जाएगा कि इसको छूने से जलन होती है। तो बालक फिर दोबारा वो चीज़ को नहीं करे। कभी ऐसे महसूस करिए बच्चा जिससे चीज़ जल जाता हो और ज़बरदस्ती उसका हाथ फैले जाइए उस अंगीठी के पास, तो क्या जाए, अपनी ओर खींचता है जितना जाना होता है। तो प्रकृतिवाद रूसो ने यही कहा कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिए, और बालक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। कितनी अच्छी बात है। तो वही प्रकृतिवाद रूसो ने कहा कि प्रकृति केवल ज्ञान के लिए और ज्ञान की बातें, प्रकृति ज्ञान के लिए, और कहा ज्ञान के लिए, ज्ञान को शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार नहीं करता। प्रकृतिवाद रूसो ज्ञान को शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार नहीं करता कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया पाठ्यक्रम के द्वारा, तो वह शिक्षा का लक्ष्य नहीं। उसने तो कहा कि यह दर्शन धर्म जो है, दर्शन धर्म तथा नैतिकता के बंधनों को तोड़कर, ये बंधनों को तोड़कर बालक की वो मूल प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक वह विकसित करना चाहता है। बालक के अंदर मूल प्रवृत्ति क्या है उसको विकसित करना चाहता है प्रकृतिवाद रूसो। जब मैं प्रकृतिवाद के अनुसार अगर पाठचर्या की रूपरेखा अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालक की नैसर्गिक रुचियों को हम लेते हैं और उसकी योग्यताओं को लेते हैं, क्षमताओं को लेते हैं तथा स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार, अगर स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। उसने कहा जो स्वाभाविक रुचि और क्षमता है उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि
पाठचर्या निर्माण के संबंध में, पाठचर्या निर्माण के संबंध में प्रकृतिवाद ने अपने अपने विचार जो अलग अलग प्रस्तुत किए हैं। अगर उदाहरण के लिए हम बात करते हैं रूसो का, तो रूसो के अनुसार अगर पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया था जिसने बालक की विभिन्न अवस्थाओं की सभी आवश्यकताओं को पूरी हो या पूरी कर सके, मतलब बालक की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम को, इस दृष्टि से अगर पाठचर्या में खेल कूद, प्रकृति, निरीक्षण, स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, भाषा तथा भूगोल एवं इतिहास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सम्मिलित किया जाना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बातों में ये चीज को रखा और कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि मानव स्वभाव से ही व्यक्तिवादी है। स्पेंसर की बातें को सुना तो कहा कि मानव स्वभाव से ही व्यक्तिवादी है। अतः जब मैंने उसने जीवन की रक्षा को एकमात्र उद्देश्य घोषित करते हुए पाठचर्या में केवल उन्हीं विषयों को स्थान दिया जिनके अध्ययन द्वारा जीवन की रक्षा हो सके। कहा पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को रखा जाए जिसके अध्ययन से बालक के जीवन की रक्षा हो सके। प्रकृतिवाद ने कहा उसको ज्ञान प्राप्त हो सके, उसे कोई उसके जीवन की रक्षा हो। और स्पेंसर ने पाठचर्या में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान तथा मनोविज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों को मुख्य तथा साहित्य एवं सांस्कृतिक विषयों को गौण स्थान दिया। प्रकृतिवाद की बातें हम दार्शनिक आधार पर करते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने पढ़कर आती हैं। उसी क्रम में मैंने आदर्शवाद, दार्शनिक आधार के अंतर्गत आदर्शवाद की हम जब बातें करते हैं तो प्रोफेसर रास और हर्नी रास ने भी आदर्शवाद की बातें, आदर्शवादियों ने यह विचार शाश्वत मूल्यों की बात का, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल दिया कि शाश्वत मूल्य ही सत्य है, आदर्श ही सत्य है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में आदर्शों पर सबसे अधिक बल दिया। इसलिए जब पाठ्य चर्या का जो मुख्य आधार मानव के विचारों तथा आदर्शों को मानता है, आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या में साहित्य, कला, संगीत, भाषा,
भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा गणित रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के साहित्य में इतिहास, भूगोल, गणित और साहित्य ये सब विषय रखना चाहिए। तो इन सब बातों को सुनते हुए प्रोफेसर हर्न महोदय ने एक बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखा और कहा। हर्न के अनुसार, जो कि एक आदर्शवादी है, हर्न महोदय एक आदर्शवादी है, फिर भी उन्होंने पाठचर्या में कुछ कला की बात कहा, कुछ विज्ञान की बात कहा तथा कुछ व्यवसाय को स्थान मिलने की बात कहा कि कला को भी स्थान दिया जाए, व्यवसाय को भी स्थान दिया जाए और विज्ञान को भी कुछ स्थान दिया जाए। और व्यवसाय तो अधिक बल दिया कि मेरा पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक को व्यवसाय चुनने में आसानी हो। फिर आज महोदय ने इनकी बातों पर, हर्न की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों और विचारों को रखा और कहा। कितनी अच्छी बात हर्न महोदय ने कहा कि पाठचर्या का आधार जो 3 प्रक्रियाओं पर है, मात्र 3 प्रक्रियाओं की बात कहा, और वह तीनों प्रक्रियाओं को आप जानते ही हैं। वह है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब मैंने B.S. ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष की बातें करते हैं, राष्ट्र महोदय ने कहा कि जो पाठचर्या का आधार है वह 3 प्रविधियों पर आधारित है, 3 प्रक्रियाओं पर आधारित है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो मैं आप लोगों को टीचिंग लर्निंग में ये चीज़ें बताई गई, लेकिन मैंने ज्ञान पक्ष का थोड़ा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष जो है B.S. ब्लूम के अनुसार, ज्ञानात्मक पक्ष को B.S. ब्लूम ने दिया था। उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जो 6 स्टेप उसके हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। उसी 6 स्टेप के अनुसार ही बालक को पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से याद करने में सुविधा होती है। और सबकी अलग अलग उन्होंने सब्जेक्ट बांटा, क्या करना है, कौन से। ज्ञान होने के बाद जब आप ज्ञान हो जाएगा तो आप से बोध, ज्ञान हो गया, समझिए कि फिर विषय पर बोध हो गया। और जब किसी चीज़ का आपके अंदर बोध हो जाता है तब उसको आप प्रयोग करके बहुत अच्छे तरीक़ा से दिखा सकते हैं। और जब प्रयोग हो जाता है तो उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, फिर संश्लेषण भी कर सकते हैं, फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि बच्चा कौन कितना याद किया, कितना याद। तो उन्होंने इसलिए वह इनके विकास के लिए भाषा, सामाजिक विषय, साहित्यिक, गणित, विज्ञान, कविता, संगीत, कला, पाकशास्त्र, शिल्पकला, कताई, बुनाई आदि को पाठचर्या में स्थान देने के लिए बल देता है कि पाठचर्या में ये सब चीज़ों का स्थान और बल दिया जाए, इसको भी रखा जाए, उसको भी छात्र का एक रूप हम पाठचर्या में रखा जाए। और आदर्शवादी नंद महोदय ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें, उन्होंने दोनों लोगों की बात सुनकर, हर्न और रास की बातें जब सुनने के बाद नंद ने एक बात स्पष्ट कहा कि क्या मानव सभ्यता के आधार पर पाठचर्या निर्माण का विचार प्रस्तुत हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। उसको प्रस्तुत करते हुए अपनी बातों पर उन्होंने बल दिया और कहा भी नंद महोदय ने कि पाठचर्या की जब बातें आती है तो पाठचर्या के अंतर्गत
संसार की सबसे अधिक मूल्यवान तथा मानव के भावों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करने वाले विषयों तथा क्रियाओं को ही उचित स्थान मिलना चाहिए। वह क्रियाओं को उचित स्थान प्राप्त होता है। तो पाठ्यक्रम में जब ये चीजें उन्होंने कहा कि इसके अंदर पाठचर्या संसार की सबसे अधिक जो मूल्यवान तथा मानव भावों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करने वाला विषय को ही उन्होंने क्रियाओं को ही उचित स्थान मिलना चाहिए और कहा। और उसी क्रम में आदर्श वादी के बाद प्रकृतवाद के बाद आदर्शवादियों ने अपनी बातें जो दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत किया और उसमें कहा कि जो शिक्षा दार्शनिक आधार है उसमें एक है प्रयोजनवाद। पाठ्यक्रम में प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम कैसा है, मतलब हर लोगों ने, हर वाद ने अपने अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण किया और हर पाठ्यक्रम के निर्माण में अलग अलग महत्व भी देखने को मिले। तब जब इस वाद की प्रयोजनवाद ने इस बात के अनुसार जो पाठचर्या का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता तथा अभिरुचियों के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। कहा प्रयोजनवाद कहता है कि कोई भी पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम का निर्माण उसकी उपयोगिता के अनुसार, उसकी क्रियाशीलता के अनुसार, उसकी अभिरुचियों के सिद्धांतों के आधार पर आधारित होना चाहिए। अन्य शब्दों में जो पाठचर्या बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठचर्या बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित। और प्रयोजनवाद के अनुसार उपयोगिता के सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए पाठचर्या के अंतर्गत विषयों तथा अनुभवों को स्थान मिलना चाहिए। विषय तथा अनुभव स्थान मिलना चाहिए उनका, जो न केवल बालक के वर्तमान जीवन के लिए ही अपितु नहीं है, वह भविष्य में प्रौढ़ जीवन के लिए भी उपयोगी सिद्ध है। प्रयोजनवाद के अनुसार हम पाठ्यक्रम की जब बातें करते हैं तो प्रयोजनवाद निर्माण का दूसरा सिद्धांत क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि पाठचर्या निर्माण का दूसरा सिद्धांत क्या है, क्रियाशील है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे बालक स्वयं करने के लिए क्रियाशील बने, उसको करने के लिए प्रेरित हो, और वह पाठ्यक्रम क्रियाशील। और इस विचारधारा का जो बालक के स्वभाव से ही सक्रिय होता है, बालक का स्वभाव कार्य करने में उचित है, क्रियाशील है, तो उसका स्वभाव ही सक्रिय रहेगा और बालक कार्य करने के लिए सक्रिय रहेगा। उसकी सक्रियता से जो लाभ उठाना परम आवश्यक है, सक्रियता से लाभ उठाना परम आवश्यक है। अन्य शब्दों में जब हम पाठचर्या क्रिया प्रधान होनी चाहिए और इसके अंतर्गत जब क्रियाओं को मुख्य स्थान मिलना चाहिए, प्रत्येक बालक को शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की अर्थपूर्ण क्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
इन क्रियाओं के माध्यम से बालक को नाना प्रकार विभिन्न प्रकार के जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वह प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत को उन्होंने कहा कि बालक की प्राकृतिक अभिरुचियां होती हैं। इसीलिए प्रयोजनवाद में अपने पाठ्यक्रम का निर्माण भी बालक के रुचियों को देखते हुए रखा, जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो सके। उसी को यथार्थवादिनी पाठ्यक्रम की जो बातें करता है कि यथार्थवाद के द्वारा पाठ्यक्रम है, तो यथार्थवादिनी ये तो आप समझिए, यथार्थवाद माने भौतिकवाद पर आधारित, ये चीज देख सकते हैं, भौतिकता पर आधारित, भौतिक सुख मतलब तुरंत का सुख, भविष्य का नहीं ना तो वर्तमान का, भविष्य का भी नहीं विश्वास, भौतिक सुख तत्काल। भौतिकवाद के अनुसार होता है कि भौतिक जगत ही, ने कहा कितनी अच्छी है कि पाठ्यक्रम में कि भौतिक जगत ही सब कुछ है और संसार में कुछ नहीं है। यथार्थवादियों ने कहा कि भौतिक जगत में ही सब कुछ है, संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। किसी ने भविष्य नहीं देखा है, वर्तमान में मुझे जो भौतिक सुख प्राप्त होता है, ऐसी शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए इसी व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त हो सके और भौतिक जगत ही सब कुछ है। इतनी यथार्थवादी ने पुस्तकीय तथा साहित्य ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक तथा भौतिक विज्ञान को पाठचर्या में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कितनी अच्छी बात है कि व्यवहारिक और भौतिक विज्ञान तथा सुख, भौतिक सुख और व्यवहारिक, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो चीज आपके व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार होता है ना, सामाजिक व्यवहार, आपका व्यवहार क्या है, यही आपको भौतिक सुख देता है। समाज में आपका स्तर क्या है, इसीलिए भौतिकता को, जगत को और व्यवहार को सबसे अधिक महत्व दिया। और कहा भी यथार्थवादियों का विश्वास है कि बालक को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के माध्यम से जो उनके लिए उपयोगी हो। यथार्थवादियों ने कहा कि बालक को मैं ऐसे पाठ्यक्रम रखा जाए, बालक को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो बालक के जीवन के लिए उपयोगी हो। और वह ज्ञान क्या है, भौतिक सुख जो प्राप्त हो वही जीवन का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। तब यथार्थवादियों ने अपने कहा कि वह भी ज्ञान दे जो बालक के लिए जो उपयोगी हो और जिसका उनके जीवन से संबंध हो, उसके जीवन से संबंध हो तथा जो उनकी भावी जीवन की यथार्थ आवश्यकताओं, समस्याओं तथा परिस्थितियों से व्यवस्थापन कर सके, परिस्थितियों से उसका व्यवस्थापन कर सके। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि बालक की ऐसी जो उसकी परिस्थिति से समझौता कर सके, व्यवस्थापन हो सके, इसीलिए परिस्थितियों को भी उन्होंने स्थान दिया कि बालक तमाम परिस्थितियों से संघर्ष कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत गुण विकसित करना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी बातों को, अभी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया इस चीज़ों को। अब मैंने मनोवैज्ञानिक आधार की बातें जब करते हैं, समाजशास्त्रीय आधार की बातें करते हैं और वैज्ञानिक आधार, तीन चीज़ें बनती हैं। तो मनोवैज्ञानिक आधार करता है, दो तीन लाइन में इसको भी समाप्त कर दे रहे हैं कि शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है, इस बात पर बल देता है कि
कि शिक्षा बालक के लिए है, कितनी स्वीकार कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। मनोवैज्ञानिक कथन में कहा शिक्षा जो बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। तो अन्य शब्दों में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वह कौन है? बालक। और मनोवैज्ञानिक ने इसे सिद्ध कर दिया है कि बालक की विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, यही नहीं, प्रत्येक बालक की जो रुचियां, आवश्यकताएं, क्षमताएं, योग्यताएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बालक में का जो योग्यता सब में एक समान होती है, उसकी रुचियां भी होती हैं, व्यवहार करने के तरीके भी भिन्न होते हैं, पहनावे में भिन्न होते हैं, सामाजिक व्यवहार भी भिन्न होता है। तो उसने कहा कि इसमें भी भिन्नता होती है, तब कैसा पाठ्यक्रम रखा जाए जिससे बालक की विकास की जो विभिन्न अवस्थाओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम इतना लचीले की बात कहा कि इतना लचीला होना चाहिए कि प्रत्येक स्तर का बालक अपनी अपनी रुचियों और आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण रूपेण विकसित होता रहे। मतलब बालक करने का तात्पर्य क्या है? उसका पाठ्यक्रम लचीलापन हो, जिसे बालक अपनी रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं के अनुसार विकसित कर सके। इन दृष्टि पाठचर्या में खेलों, क्रियाओं, कामों और अनुभवों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। खेल ये मनोवैज्ञानिक आधार की बात है। वहीं पर सामाजिक आधार की बातें आती हैं। एक और बचा है सामाजिक आधार और दूसरा वैज्ञानिक आधार। सामाजिक आधार में कभी लोग जानते हैं कि वर्तमान युग की हम बातें करते हैं, तो वर्तमान युग में पाठ्यचर्या के जो सामाजिक आधार पर बहुत बल दिया गया और इसके अनुसार जो पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान मिलना चाहिए, उनके अध्ययन से जो छात्रों में समता की भावना का विकास होना चाहिए, वह शिक्षा के द्वारा समाज के दो कार्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। पर पहला उन्होंने कहा कि समाज की संस्कृति की, उसकी संस्कृति की, उसके अनुभव आदि की आने वाली संतति की को प्रदान करना चाहिए। और दूसरी बातें उनका कि समाज की उन्नति और प्रगति पाठचर्या निर्धारण पर दोनों कार्यों की पूर्ति हेतु होना चाहिए। तो जब भी समाजशास्त्री हो कि मतलब कि ऐसे इसके पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें रखा जाए जिससे समाज का हित हो, बालक का हित हो। और भाषा में उन्हें पाठ्यक्रम में रखा कि जैसे भाषा, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि को स्थान मिलना चाहिए। सामाजिक और लास्ट है वैज्ञानिक आधार। इसी वैज्ञानिक आधार नाम से ही लग रहा है कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोई भी चीज़ को, किसी भी मूल्य को वैज्ञानिक रूप में वो देखेंगे। तो जैसे वैज्ञानिक प्रवृत्ति की बात जब आती है तो उन्होंने शिक्षा को वैज्ञानिक आधार पर बल देता है, इस बात को मानते हैं। लेकिन पाठचर्या में जो वैज्ञानिक विषयों को मुख्य रूप तथा साहित्यिक विषयों को गौण स्थान मिलता है। उन्होंने कहा कि एक साहित्य विषयों को गौण स्थान मिलना चाहिए। तो साहित्य विचारधारा के विकसित होने का जब श्रेय वाल्टर स्पेंसर ने को मिला, उन्होंने कहा को है, स्पेंसर जी को है साहित्य विचारधाराओं को विकसित करने का श्रेय। तो उसने कहा कि
व्यक्ति का विकास किसी क्षेत्र में न होकर सर्वांगीण विकास होना चाहिए। स्पेंसर ने कहा कि व्यक्ति का कोई भी विकास किसी क्षेत्र में न होकर उसके सर्वांगीण विकास में होना चाहिए, उसका सब विकास हो। तो पाठ्यक्रम निर्माण का इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक का क्षेत्रीय विकास एवं व्यक्ति के जीवन का विकास कर सके, कि वह अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं को आसानी से सुलझाकर सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ये कहते हैं वैज्ञानिक आधार वाले पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्ति के विभिन्न जीवन को स्वीकार कर सके, व्यक्ति के हर क्रियाओं को स्वीकार कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक उसको समाप्त कर रहा हूँ, जिससे आप को मैंने बहुत ही विस्तार से इस पर अध्ययन करके बताया कि पाठ्यक्रम विकास के आधार हैं। क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। पाठ्यक्रम विकास के आधार हैं। तो आज मैं यहीं पर पाठ्यक्रम विकास के जो आधार हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। उसमें जो बातें बताई गई हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हैं। कॉपी और पेन लेकर आप लोग जो मुख्य चीज़ें आप लोगों को लगे कि ये मुख्य चीज़ है तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम ले रहा हूँ। भारत माता की जय। इसी के साथ आप सभी लोगों का सादर अभिवादन हो।